फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न एंड कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों को कंपेयर करके 3 केस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन करें कि मेरी जो टैक्स है ना वो कम से कम आए। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो एक जगह से आपको क्या हो रहा है, पैसे आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है। एक जगह क्या हो रहा है कि आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न ज्यादा हो रही है या फिर आप बाहर अपनी पॉकेट से ज्यादा पे कर रहे हो, कौन सा मैटर ठीक है, राइट। अभी जो आपको समझाया ना मैंने कि जो डिबेंचर्स को यूज करने से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है और इक्विटी को यूज करने से आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। बट जब मैं जैसे जैसे इक्विटी को मैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ती है, ये भी आपको पता लग गया है। तो अब इनकी हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। इस कंपैरिजन को हम प्रूफ करके देखेंगे। तो हम क्या करने वाले, छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि कैपिटल मेरे पास क्या है बच्चों, कैपिटल क्या है, मेरी टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो सारा सबकी सेम है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 3 कंपनीज हैं, ठीक है। कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना कि 2 पर्सन है, एक्स है, वाई है। इसी तरीके से मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए कि एक कंपनी है, एक दो सेकंड कंपनी है, थर्ड कंपनी है। दोनों की इन्वेस्टमेंट, तीनों की इन्वेस्टमेंट में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। पहली में तो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो फुल इक्विटी से पैसा लूंगा, मींस कि मेरा खुद का ही पैसा होगा, ऑनर कैपिटल है। कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली कहती है कि भाई कुछ अमाउंट मैं लोन लूंगा, कुछ मतलब बाकी का मतलब कुछ परसेंट मैं क्या लेने वाला हूँ, लोन लेने वाला हूँ, और उसका बाकी का जो परसेंटेज है मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल मेरी जो इक्विटी से रेज करने वाला हूँ। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप इक्विटी एंड डेट के बीच में ही ले सकते हैं, क्योंकि ये अजम्पशन है, ये तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। एक कहता है कि भाई कैपिटल तो मैं बहुत कम यूज करूंगा, मैं तो केवल बाहर से पैसा ज्यादा यूज करने वाला हूँ, या तो मैं लोन लूंगा या मैं डिवेंचर से पैसा लूंगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट के ऊपर कहते हैं मेरे को तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कहते हैं अच्छा रुको, कंडीशन तो देखो। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कहते हैं फिक्स है सबके ऊपर 10%, 10%, बट रेट ऑफ टैक्स ये भी फिक्स है 26। मीन्स कि आपको जो टैक्स देना है ना, यहाँ पे मैंने जो भी कैलकुलेट किया था, ये टैक्स की रेट है ना, अब कितना है 26% है। कहते ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास कितनी है, फर्स्ट केस हम ये लेंगे कि 25% है, दूसरा केस हम ये लेंगे कि 10% है, तीसरा केस हम ये लेंगे कि 3% है। आपने ये अलग अलग क्यों ली मैम, इसके अलावा भी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, बट मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरे को चाहिए रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कंपैरिजन। जब मेरी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट से, तो क्या किस कौन सी कंपनी मेरे लिए बेटर है, किसको मुझे ज्यादा यूज करना चाहिए, मुझे लोन करना चाहिए या फिर मुझे क्या अपने खुद की जो इक्विटी है मुझे उसको यूज करना चाहिए। कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं 10-10% है, दोनों इक्वल है, तो कौन सा यूज करना है वो मुझे प्रूफ करके दिखाना है। फिर ये कहते हैं कि जब मेरा रिटर्न कम है और मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट मुझे ज्यादा करनी है तो क्या होगा। वैसे इनडायरेक्टली आपको आंसर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक ये कह रहा है कि कमा इतना रहे हो देना इतना है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। आप बाहर से पैसा ज्यादा ले सकते हो क्योंकि कमाने की रेट ज्यादा है ना, बाहर से बोरिंग कर सकते हो, इसलिए आप इसको टेक ओवर कर सकते हो इस रिस्क को, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरी तो दोनों बराबर है, फिर आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड है, आपके बिजनेस के, आपके नेचर के ऊपर, आपकी मार्केट के ऊपर, आपके जो कस्टमर है, आपके जो सप्लायर है, आपके मतलब इन्वायरमेंट, अदर फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे फिर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं कमा ही 8 रुपए रही हूँ और देने मेरी पॉकेट से मुझे 10 रुपए, तो क्या मैं बाहर से बोरिंग लूंगी। कहते नहीं नहीं, फिर तो अपना पैसा यूज करना बेटर है। आंसर मिल गया। चलो अब इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पर हम समझते हैं। सबसे पहला केस क्या कह रहे हैं कि जब मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न 25 है और मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10% है, सेम एज इट इज है। अब सबसे पहले ना आपको ये देखो यहाँ पे ना कैपिटल के ऊपर, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट किया है ना इसके ऊपर क्या करना है, 25% आपको सबके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न निकाल देनी है। 2 लाख इंटू 25 कितना आ गया, 50,000 मेरे पास क्या आई है, एक में रिटर्न आई है। कहते हैं हाँ जी, लो मैं सबकी कर देती हूँ। एक में फर्स्ट कंपनी है जिसमें रिटर्न मेरे पास क्या है 50,000 है, दूसरी भी क्या है जिसमें 50,000 है, तीसरी भी क्या है जिसमें 50,000 है। कहते हैं हाँ जी,
फिर कहते हैं कि पहली कंपनी थी जिसने क्या है किसी भी तरह का क्या नहीं यूज किया, डेट का लोन का पैसा नहीं लिया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा? कहते हैं बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये लो जी, मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास 50,000 होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करना है। कितने थाउजेंड है, ये 40,000 के ऊपर मैं क्या करूँ 10% लगाना है मुझे। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कहते हैं हाँ जी हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 46,000 बचा। कहते ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि मैंने कितना लोन लिया हुआ है, 1,60,000 के ऊपर। 1,60,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 16,000 होगा। कहते ठीक है जी। देन इसको मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास 34,000 क्या बच गया, अब बैलेंस बच गया। अब इसके ऊपर मेरा क्या लगने वाला है, इन सब के ऊपर मेरा टैक्स लगने वाला है 26%। मींस कि इन सब का मुझे 26 निकालना है। ठीक है, निकाल दूं तो यहाँ पर 26 निकालेंगे तो ओके 13,000 मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो 13,000 1196,000 ये आ जाएगा 8840। देन इसको मैं माइनस करूंगी, मेरा बैलेंस बच गया। कहते हैं हाँ जी, ये बच गया 37,000, ये बच गया बच्चों आपका 34,040, ये बच गया बच्चों आपका 25,160। क्लियर है, समझ में आ गया? कहते बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे देखो कि आपकी अब ये क्या है, अर्निंग बची है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं बैलेंस, यही कहेंगे हम, बैलेंस बचा है हमारा। कहते हैं हाँ जी। अब ये देखना है कि जो हमारे पास बचा है ना, और जितना हमने कमाया है, उस कमाए हुए का कितने परसेंट मैंने क्या है कितना कमाया है। मींस कि मेरे पास क्या थी, ये देखो बात किसके बारे में कर रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। मुझे कितना रिटर्न मिलेगा जब मैंने जो चीजें इन्वेस्ट किया। अब देखो लोन के ऊपर तो मेरे को क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया है। अब मैंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना, 2 लाख, 1.5, 1,60,000 और 40,000 के ऊपर, मेरा रिटर्न इतना इतना बचा है ना, 27,000, 27,000, 34,000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 27,000 को जब मैं 2 लाख से यहाँ पे डिवाइड करूंगे तो मेरे पास कितना आएगा, और इंटू में 100, सॉरी 27 नहीं है, 37,000 है ये, राइट, 37,000 है, और इंटू 2, एक सेकेंड, 37,000 डिवाइड 2 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 18.5 आएगा। समझ में आया? सेम इस तरीके से हम यहाँ पे ये करेंगे कि मेरे पास कितना निकल गया है, 34,040। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितनी कैपिटल थी, 1,60,000 कैपिटल थी, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 34,040 डिवाइड में 1,60,000 इंटू में 100, तो यहाँ पे आएगा 21.275। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? तो आई थिंक ये ई से नहीं, ए से नहीं, जो आपने एग्जैक्ट जो आपने अपनी रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वहां से ये डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सेम इस तरीके से आपको 25,160 अपॉन में 40,000 करेंगे और इंटू में 100 करेंगे तो मेरे पास 62.9% यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ में आया? तो चलो फिर तो बढ़िया बात है कि मैं अपनी थर्ड कंपनी को अडॉप्ट करूं, क्योंकि इसकी रिटर्न क्या है, ज्यादा है। अब इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरी इनकम रिटर्न ज्यादा आ रही है खर्चे से, तो मैं डेफिनेटली मैं लोन का पैसा बोरो कर सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ, क्योंकि कमाने की जो रेट है ना, इसके कंपैरिजन में 2 गुना हो सकती है। 2 नहीं कहूंगी मैं, 1.5 के करीब इसकी परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि ये 10% है, 25 में इसकी 15% मैं एक्स्ट्रा कमा रही हूँ। तो सिंपल है, मैं कवर कर सकती हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पर फर्स्ट कंपनी, थर्ड कंपनी बेटर है। समझ में आया? तो कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। सेकंड केस क्या लेंगे, जब मेरी रिटर्न और मेरा जो इंटरेस्ट है दोनों क्या है, बराबर है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? क्योंकि देखो 10% रिटर्न है। अब देखो सबके अंदर मैंने क्या किया था, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट में रिटर्न आने पे मेरे को क्या मिलने वाला है, 20,000 पे सबकी रिटर्न आने वाली है। 20,000, 20,000 एंड 20,000। फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। भाई पहली कंपनी ने तो इंटरेस्ट लिया ही नहीं, यहाँ पे कितना बनेगा, वही एज इट इज 10%। 40,000 लिए थे इन्होंने, 40,000 लिए थे, 40,000 के ऊपर 10% करना है, इसके ऊपर भी 10% करना है, तो 4,000 और 16,000 आ जाएगा। क्या हो गया, लो जी 4,000 और 16,000 माइनस करने हैं। माइनस करने के बाद यहाँ पे 4,000 इनकम बचेगी, यहाँ पे 16,000 इनकम बचेगी, यहाँ तो हुआ ही नहीं माइनस,
तो ये लो भाई 20,000 हो गया। कहते हैं हाँ जी। अब मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, टैक्स एज इट इज 26% है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर 26% लगाऊंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,200 टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाए, है ना। 1040 करने के बाद मेरे पास ये अमाउंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी भी परसेंटेज सेम इस तरीके से निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, तो आप इसको अल्टर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी यही चेंज आएगा, जैसे कि जितनी मेरे पास ये बचा हुआ पैसा और कितना मैंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया था। समझ में आ रहे हैं? ओके जी। नेक्स्ट जाता है मेरे पास केस नंबर 3, जब मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न भाई 8% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब देना मेरे को मेरी पॉकेट से क्या है, ज्यादा है और कमा मैं 8 रुपए रही हूँ, कम रही हूँ, तो 2 रुपए का नुकसान होगा ना होगा। तो यहाँ पर ये सजेशन किया जाता है कि आप बेटर है कि आप या तो खर्चा ही कम कर लीजिए या फिर जितना आपके पास खुद का पैसा है ना उसको यूज करें, बाहर से पैसा रेज ना करें, क्योंकि लोन आपका महंगा है। तो यहाँ पर देखो, जब मैं चीजों को अब देखो मेरे पास कितने रुपए थे हर कंपनी के अंदर, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 2 लाख के ऊपर मैं 8% के हिसाब से निकालू तो मेरे सबके ऊपर रिटर्न कितना आने वाला है, 16,000 16,000 16,000। कंपनी बी ने क्या किया था, 40,000 रुपए के क्या किए हैं, डेट को यूज किया गया, लोन को यूज किया गया, इन्होंने कितने किए हैं, 16,000 1,60,000 के यूज किए हैं। तो यहाँ पे 10% एज इट इज रहने वाला है लोन का इंटरेस्ट जो है। तो यहाँ पे 4,000 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 16,000 माइनस हो जाएंगे। माइनस करने के बाद देखो यहाँ तो कुछ पैसा बचा ही नहीं, है ना, क्योंकि जितना कमाया था उतना तो मैंने दे दिया है, अभी तो टैक्स देना रहता है। कहते अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे इनकी इनकम बच गई है 16,000 और 12,000, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इनके ऊपर 26,000 रुपए का टैक्स लगा दूंगी परसेंटेज के हिसाब से। फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, देन फाइनली ये रेट आ जाएगी। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, नजर आ रहा है 5.92 है और नीचे में क्या है 5.55 है, तो कौन सी बेटर है, 5.92 वाली बेटर है। तो यहाँ पे ये वाली कंपनी, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, फाइनली कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, जब मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है ज्यादा है, लोन कम है, तो उस टाइम पे मेरी कंपनी 3 जो जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोन का पैसा यूज कर रहे थे और 40,000 केवल अपना खुद का पैसा यूज कर रहे थे, वो बेटर थी। क्यों? क्योंकि मेरा लोन का इंटरेस्ट कम था। ओके, और जब मेरे पास लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है और मैं कमा कम रही हूं, तो वहां पर ये कंपनी ए बेटर थी, जहां पर मैंने कहा था कि मेरा सारा का सारा पैसा क्या है, खुद का है, मेरे को बाहर किसी को लोन नहीं देना है। तो यहाँ पर जीरो बोरोइंग को ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिससे कि प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ऑल कंपनीज इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी चाहे आप वैसा पैटर्न यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? और ज्यादा कंक्लूड करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर मैं टैक्स प्लानिंग करूं, टैक्स की प्लानिंग करूं किसके रिगार्डिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं यहाँ ये देखूंगी कि किसके अंदर मुझे मेरे जो खर्चे हैं ना उनको माइनस करने की परमिशन दी जा रही है। मीन्स कि जो मैं मेरा डेट यूज कर रही हूँ, जो मैं इक्विटी यूज कर रही हूँ, इनमें से किसके ऊपर मेरे जो खर्चे हैं ना, मीन्स की जो इनके ऊपर मेरे को खर्चा क्या हो रहा है। देखो इक्विटी से पैसा रेज होगा तो इनके ऊपर लागत, कहते हैं ना लागत आई है, तो लागत क्या है, इसके ऊपर मेरे को क्या देना है, डिविडेंड देना है, इसके ऊपर मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, देना है या नहीं देना है। अब ये मत कहना कि मैम इक्विटी वालों को तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। अरे भाई, जब कंपनी में पैसा बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, अगर आप इक्विटी वालों को नहीं देंगे तो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे, तुम्हारी अर्निंग पर शेयर तो नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी। और जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर नीचे गिर जाती है तो उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करना या फिर कंपनी को पैसे रेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। समझ में आया? तो इस वजह से उनको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। कहते हैं हाँ जी, क्या डिविडेंड की डिडक्शन मिलती है, जल्दी आंसर दो। नहीं मिलती मैम, क्योंकि ये एट द एंड में है। क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है? हाँ जी, इससे हमें टैक्स का बेनिफिट होता है, ये हमने समझ लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्स डिडक्टेबल है, डिविडेंड आपके डिडक्टेबल नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हम टैक्स डिवेंचर्स को यूज करें, बट एक लिमिट तक। क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी याद है? वो थ्योरी कुछ इस तरीके से होती थी कि एक लेवल आएगा और वो ऊपर तक फिर बढ़ जाएगा। सेम इस तरीके से जब तक यहाँ है ठीक है, जब फिर उसके बाद के ई मेरा बहुत ज्यादा हाई स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है, जहां पर मेरी के डी भी और के ई भी दोनों क्या है, मिनिमम लेवल पे है, यहाँ तक प्रॉफिट ज्यादा ऑप्टिमम कमाया जा रहा है ना। अच्छा, इफेक्ट ऑन द टैक्स एग्जम्पशंस एंड द डिडक्शंस, किसके अंदर टैक्स की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलती है हमें, सेक्शन 10(10)(a), 10(AA), 10(IA),
सॉरी 10 कह रही हूँ मैं, 80 IA 80 IB। क्या आपको ये वाला लेसन याद है? ये वाला चैप्टर याद है? ये याद नहीं है जिसके अंदर हमने ये डिडक्शंस की थी, ये एग्जम्पशंस की थी? दिखाई दे रही है? 80 IA 80 IA 80 IB 80 10 AA। ये जो कुछ एक डिडक्शंस होती है ये आपको कहाँ मिलती है? इफ ए कंपनी रिलाई मोर ऑन लोन, अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन के ऊपर भरोसा रखती है तो डिडक्शन बेनिफिट डिक्रीज बिकॉज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आर रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। अगर आप पहले ही अपने टैक्स इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो वहां पर क्या होने वाला है, इनसे जो डिडक्शंस मिलने वाली है ना वो आपको कम कम मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर के अंदर समझाया। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या रहने वाली है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। अब आप ये देखिए जो मैंने अभी ऊपर समझाया यहाँ पर कि मेरा रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा डेट यूज करूंगी। क्यों यूज करूंगी? क्योंकि मुझे यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स के बेनिफिट के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाए। क्योंकि डेट का कैपिटल यूज करने से, लोन लेने से, डेट डिबेंचर यूज करने से, बॉन्ड यूज करने से मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, हमेशा मिलता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं तो कंपनी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम डिबेंचर यूज करेंगे। ठीक है, बाहर से पैसा लोन लेंगे क्योंकि लोन हमें सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, इक्विटी से। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोन लेंगे उतना ज्यादा हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, फिर उस इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ता है। कहते हैं हाँ जी, तो उसके कारण मेरा पैसा ज्यादा बचेगा। कहते हैं हाँ जी, और जितना ज्यादा बैलेंस बचेगा उतना ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कहते हैं हाँ जी बढ़ेगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स अब आगे आने वाले हैं ना, क्या कह रहे हैं कि आपको क्या चूज करना है, लोन चूज करना है या फिर इक्विटी चूज करना है, डिपेंड करता है रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। कि जहां पर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस है, ठीक है, कि मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम है, किससे? इंटरेस्ट से। ROR मेरी कम है और लोन का इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, लोन ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी भाई, बाहर से पैसा मैं यूज नहीं करूंगी, मैं खुद का पैसा यूज करूंगी। अभी बताया। अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ROR मेरा ज्यादा है, इसकी 25% है और इंटरेस्ट मुझे देना है केवल 10%, कंपनी कहती है भाई यूज करेंगे हम तो बाहर वाला कैपिटल, बोरिंग कैपिटल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको यूज करने से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और मैं पहले ही कम रही हूँ, मैं 8% कमा रही हूँ, मुझे देना 10% है, मैं क्यों बाहर से यूज करूँ? समझ में आया नहीं आ रहा? तो यहाँ पर यही बात की गई है जो भी ऊपर समझाई थी। एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आप पैसे यूज करेंगे, क्योंकि जब आप पैसे को रेज करने के बारे में बात कर रहे हैं ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं, तो आपको एक पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और उस प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन करना पड़ता है कि हाँ जी आप पैसा रेज कर रहे हैं। कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका, अगर आपको पैसा ये रेज करना है फॉर द पर्पज ऑफ द एसेट्स रेज करनी है, आपको उस पैसे से मुझे मशीनरी खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, बिल्डिंग क्रिएट मतलब बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे मैन पावर जनरेट करनी है, मुझे एसेट्स जनरेट करनी है। तो आपको ये देखा जाता है कि अगर आप इक्विटी रेज कर रहे हो फाइनेंस के अंदर तो आपको किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलता। मींस कि नॉन डेप्रिसिएशन एसेट्स को अगर आपको खरीदना है ना, ठीक है, जैसे गुडविल हो गया, लैंड हो गया, तो आप इक्विटी का यूज कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिशिएट लगते नहीं। दोनों आइटम ऐसी है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा इंक्रीज होती है, लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, गुडविल मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होती है, अपनी इंक्रीज ही होती है। तो ये डेप्रिशिएट नहीं होती, ये एप्रिशिएटेड एसेट्स है। तो अगर आपको एप्रिशिएटेड एसेट्स को खरीदना है तो आपको जरूरी है कि आप इक्विटी यूज करें। अगर डेप्रिशिएटेड एसेट्स है जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये है, तो आपको जरूरी है कि आप लोन लें, क्योंकि लोन लेने से इनका जो डेप्रिसिएशन है आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आप पहले आपका बेस होना चाहिए इन चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जाता है मैनेजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द बिजनेस लॉस। इंटरेस्ट कॉस्ट को मैनेज करना, बिजनेस के लॉस को मैनेज करना, तो टोटली डिपेंड करता है कि हाँ जी आपका बिजनेस जो है वो कैसा है, लंबे टाइम के लिए है या थोड़े टाइम के लिए है। अगर आपका जो आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो, कम टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हमने +1 क्लास में पढ़ा था कि जो बिजनेस है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरा मोटिव बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने का मोटिव है तो मैं क्या करूंगी, मेरे बिजनेस में मैं अपने खुद का पैसा ही यूज करूं।
ठीक है, मैं एक्सेसिव लोन को मैं कहीं ना कहीं अवॉइड करूंगी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही मैं लोन लेना शुरू कर दूं, अरे भाई पहले इनकम तो होने दो, प्रॉफिट तो होने दो, तभी तो मैं लोन को पे करूंगी। क्योंकि जो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना वो बच्चे फिक्स होता है। अगर आपने उसके डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने कहा कि भाई अभी प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो उन डिबेंचर होल्डर के पास पूरा राइट होता है कि वो आपके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं, इवन आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स है, कंपनी को उनको पे करना पड़ेगा, टाइमली पे करना पड़ेगा, दैट्स अ रीजन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बॉर्डर डेफिनेशंस। अगर मैं इनकी इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 2 सेक्शन 28A ने डिफाइन किया गया है, जब भी आप पैसे को अरेंज कर रहे हो या फिर किसी भी चीजों को अरेंज कर रहे हो या फिर कोई सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पेमेंट करनी होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, बैंक वाले भी तो आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों एस्पेक्ट है ना। तो क्या है मैनरिज्म, मनी आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हैं, डेट इनकर्ड हो रहा है इंक्लूडिंग अदर सर्विसेज फी, अदर चार्जेस सच एज देयर इज अ सर्विस चार्जेस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, जितने भी अदर कॉस्टेज हो गए, वो सारी चीजें हमें बियर करनी पड़ेगी। गॉट इट। और ये सारे के सारे चीजें हमारे पास क्या होती है, रिवेन्यू नेचर की होती है, दैट मीन जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर की टैक्स की प्लानिंग करने के लिए आपको जो मैंने ये टेबल समझाई थी ये समझना जरूरी है ना, हमने पहले समझे थे ना ये, हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास, अरे कहाँ गया, अब हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, राइट। दोनों पार्ट हो गए ये, और सेकंड भी हो गया, टैक्स की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब डिविडेंड पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है,